नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारत की मिट्टी के बारे में यानी मृदा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, खास और साथ साथ में कृषि के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ड्रेनेज से हम लोगों ने पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा, तो साथ साथ में मिट्टी से भी यानी मृदा से भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग से पूछे जाते हैं। तो पहली बात यहाँ पर है कि यदि ये कहा जाए कि मृदा है क्या, तो ये एक प्रकार के जैव और अजैव तत्वों का एक मिक्सचर होता है। और साथ साथ में यहाँ पर एक और चीज़ को याद रखना है कि इसके निर्माण जो हैं एक लंबे समय तक जो शैल हैं उसके विघटन के परिणाम से ही वह निर्मित होते हैं। ऐसे में कई बार आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मृदा के जो होराइजन्स होते हैं, जिसको हम लोग मृदा परिच्छेदिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि जैसे कोई बड़े ढेले हैं, ये टूटेगा तो टूटने के बाद यह यानी ये जो बड़ा रॉक है ये टूटने के बाद इस तरह के छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाएगा, फिर ये जो है वो और छोटे छोटे पत्थर में बदल जाएगा और बाद में यह महीन कणों में बदल जाता है। यह जो चीज़ हम देखते हैं उसी को परिच्छेदिका में दिखाया गया है। तो ये जब परिच्छेदिका हम लोग चर्चा करते हैं तो क सबसे ऊपरी परिच्छेदिका होता है जिसमें ह्यूमस होता है, और इसी में अगर हम लोग देखें तो जो प्लांट ग्रो करते हैं ये मूल रूप से इसी में होते हैं। ये जो दूसरा होता है ख, यह एक तरह का मध्यम संस्था जिसमें कि छोटे छोटे बोल्डर्स होते हैं, और साथ साथ में जो ग है ये लगभग बड़े बोल्डर्स का ये भाग होता है, और ये जो निचला भाग होता है इससे हम लोग आधार शैल के नाम से जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है जिसको कि हम लोग को याद रखना है, वो ये है कि यदि मृदा की बात किया जाए तो मिट्टी में उसके कुछ जो तत्व होते हैं, यानी अगर हम लोग देखें तो मिट्टी में 50% जो होता है यह कहा जाए यह इसके सॉलिड पार्ट होते हैं। इसी सॉलिड पार्ट में 5% के आसपास जो होता है वह इसके अंदर में क्या होता है, तो वह इसके अंदर में ह्यूमस होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 25% इसमें एयर होगा और 25% इसमें वाटर होता है। ठीक है, यानी कि एक अच्छी मृदा की यदि हम लोग चर्चा करें तो इसके 50% सॉलिड भाग होते हैं और 25% इसके एयर यानी कि वायु और 25% इसके अंदर में जल होते हैं। अब यदि बात किया जाए कि भारत में किस किस तरह की मृदाएं मिलती हैं, तो भारत की मृदा का जो वर्गीकरण किया है यह क्या है, जिसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, और कितने वर्ग में वर्गीकृत किया है, तो ये 8 वर्ग में इसका वर्गीकरण किया गया है। यानी कि इंडियन सॉइल का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया, तो 8 भाग में किया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख जो भाग है वो जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें पोटाश की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है लेकिन इसमें फास्फोरस कम पाया जाता है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी है जिसमें फेरस ऑक्साइड्स अधिक पाया जाता है। इसके अलावा काली मिट्टी है जिसमें लाइम, आयरन और मैग्नीशियम, अल्युमिनियम इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार से लैटराइट मिट्टी है जिसमें फेरस ऑक्साइड और अल्युमिनियम इसके अंदर में ज़्यादा पाया जाता है। शुष्क मिट्टी है जिसमें फॉस्फेट्स अधिक है। लवण मिट्टी है जिसमें सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम ठीक ठाक मिलते हैं। इसके अलावा पीठमय और पर्वतीय मृदा है। भारत में जो सबसे अधिक मृदा है या विश्व के सबसे अधिक मृदा की यदि बात किया जाए तो उसमें हम लोग जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं। ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और यहां पर एक और बात, यहां पर अगर हम लोग बोले तो कुछ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं जोनल सॉइल, कुछ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं अजोनल सॉइल, अजोनल सॉइल, और कुछ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं इंट्राजोनल सॉइल, इसको कहा जाता है। इंट्राजोनल सॉइल इसको कहा जाता है, इंट्राजोनल सॉइल इससे कहा जाता है। तो यह जो जलोढ़ मिट्टी है यह अजोनल सॉइल के रूप में जाना जाता है। जबकि यदि हम लोग बात करें लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी की, तो यह किस में आता है, तो यह जोनल सॉइल में आता है, यानी क्षेत्रीय मृदा में इसमें हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो किस ग्रुप में आता है, तो यह अजोनल सॉइल के अंतर्गत में आता है। भारत में लाल और पीली मिट्टी कहां मिलेगी, तो मोस्टली ये दक्षिण भारत में उन जगहों पर मिलती है जहां पर ग्रेनाइट और नीच चट्टानें जो हैं यह भाग ज्यादा इस जगह पर मिलती है। और लाल मिट्टी जो है जब इसके अंदर में जल योजित हो जाता है तो यही मिट्टी पीली मिट्टी के रूप में भी इसको
भाग को जाना जाता है। काली मिट्टी की यदि बात करें तो काली मृदा जो है यह भारत में उन जगहों पर पाई जाती है, खास करके यदि हम लोग देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी जो कर्नाटक का भाग है, या फिर पश्चिमी जो हम लोग मध्य प्रदेश है, राजस्थान के दक्षिणी कुछ भाग में ये मिट्टी मिलती है। और यह काली मिट्टी जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेसाल्टिक जो लावा है इसके ही विघटन से इसका निर्माण हुआ है। और इस काली मिट्टी को इस भाग में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, इसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ये कपास की कृषि के लिए बहुत अधिक कह सकते हो कि अच्छा माना जाता है। इसके अलावा काली मिट्टी के बारे में एक और बात कहते हैं कि इसे हम लोग कहते हैं कि यह स्वयं जोत के जैसा, यानी सेल्फ प्लॉक्ड सॉइल जिसको बोला जाता है, क्योंकि यह मिट्टी जब पानी इसके अंदर में चला जाता है तो यह चिपचिपा ज्यादा होता है, और जब ड्राई होता है तो इसके अंदर में गैप्स अधिक बनते हैं। इस वजह से स्वयं जोत मिट्टी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है कि जलोढ़ मिट्टी ज्यादा होगी, क्योंकि ये जल के साथ में लुढ़क करके आने वाली जो पदार्थ है उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। और इसी मिट्टी में हम लोग कहते हैं कि इसी मिट्टी का एक भाग होता है जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, और एक भाग होता है जिससे हम लोग बांगर बोलते हैं। खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ है, बांगर मिट्टी कम उपजाऊ है। बाढ़ के मैदान की मिट्टी खादर होगी, और जो बाढ़ के मैदान के जो ऊपरी भाग होते हैं इसे हम लोग बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लवणीय मृदा भारत में उन भागों में पाई जाती है जहां पर खास करके शुष्क क्षेत्र हैं, और जहां पर अत्यधिक सिंचाई की वजह से ऐसी मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इन्हीं मृदा में जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अगर ऐसी मिट्टी में किसी प्रकार की हम लोग कृषि करते हैं तो। अब इसके अलावा एक और चीज हम लोग को थोड़ा याद रखना है कि इस प्रकार की मिट्टी में कहां कहां पर और कौन कौन से फसल हम लोग लगा सकते हैं। देखो, फसल का यदि वर्गीकरण करें तो इस मिट्टी को, यानी मिट्टी का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो खास करके हम लोग फसल की वजह से ही करते हैं। भारत में 3 प्रकार के फसलों का वर्गीकरण किया गया है। एक पहला फसल है रबी क्रॉप, और रबी क्रॉप की बुआई कब की जाती है, तो यह मोस्टली इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और इसकी कटाई हम लोग कर लेते हैं फरवरी और मार्च के महीने में। इनमें जो प्रमुख फसल की यदि हम लोग बात करें तो इसके अंदर प्रमुख फसल गेहूं हो गया, जौ है, चना है, मटर है। इसके अलावा खरीफ फसल की यदि बात करें तो इनकी जो बुआई होती है यह कब होता है, तो इनकी बुआई जुलाई और अगस्त के महीने में हम लोग करते हैं, और अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनकी कटाई कर लेते हैं। इनमें जो सबसे लीडिंग क्रॉप होता है वो धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जूट, कपास, तंबाकू, अरहर और मूंग है। और इसके अलावा जायद फसल भारत में कुछ ऐसे जगहों पर होता है जहां पर हम लोग जब रबी की कटाई कर लेते हैं और खरीफ के मध्य के भाग जो हमारे बचते हैं, यानी मार्च से लेकर के और जुलाई के बीच में जो खेती हम लोग करते हैं उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग कर सकते हैं कि तरबूजा की खेती करते हैं, या फिर जैसे खरबूजा की खेती जब किया जाता है, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं ककड़ी हो गया, इस तरह की जो होती है, यानी ऐसी जो कृषि करते हैं तो इसे हम लोग जायद क्रॉप के नाम से जानते हैं, यानी जायद फसल के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इन सभी में अगर हम लोग कहें तो भारत में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो खरीफ और रबी फसल एक प्रमुख फसल के कह सकते हो कि वर्गीकरण के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। इसके अलावा एक और हम लोग को याद रखना है कि कुछ फसलों को हम लोग प्लांटेशन यानी रोबन फसल के भी नाम से जानते हैं, जिनमें प्रमुख है गन्ना, नारियल, केला, रबड़, कहवा और चाय। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो नगदी फसल के रूप में हम लोग देखते हैं कपास, तिलहन, गन्ना और जूट के जो फसल हैं यह नगदी फसल के अंतर्गत में आते हैं। साथ साथ में हम लोग को याद रखना है कि भारत की जो कृषि प्रणाली है यानी कृषि पद्धति है, इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं, तो भारत में अगर देखा जाए तो मूल रूप से यहां पर कैसी खेती होती है, तो हम इसे बोलते हैं कि यह सबसिस्टेंस इंटेंसिव एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है। यानी भारत की जो कृषि है यह मुख्य रूप से गहन निर्वाह कृषि के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। बिहार में भी अधिकांश भागों में, अधिकांश अगर जो हम लोग कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो हमारे यहाँ होता है वो कैसा होता है,
तो वह फसल बाजारण के लिए नहीं होता है, अधिकांशतः हम लोग निर्वाह के लिए ही करते हैं। हालांकि सरकार ने अलग अलग प्रयास किया है, खास करके कृषि रोड मैप के द्वारा, तो अब धीरे धीरे फसल उत्पादन बढ़ रहा है और इसी में क्रम में कृषि रोड मैप्स अलग अलग बने हैं, जिसमें नवीनतम जो कृषि रोड मैप है ये 2023 से 2028 तक का ये कृषि रोड मैप है और इसके अंतर्गत में कई फसलों का चयन किया गया है, क्षेत्रों का चयन किया गया है। कृषि के मैकेनाइजेशंस की बात की गई तो एक बार आप जितने भी हम लोग के यहाँ पर यानी कि जो नया कृषि रोड मैप है यानी चौथी कृषि रोड मैप है उसकी एक पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। तो ऐसे अगर प्रश्न हम लोग से आते हैं खास करके इस भाग से, तो हमें उम्मीद है कि ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे बनने चाहिए। धन्यवाद।